नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अमित जैन पर। आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर वन में एक नया पेपर जो कि पीवाईक्यू सीरीज का एक नया पेपर है। यह 13 दिसंबर 2023 को हुआ था। ये जो कि होम साइंस वाले शिफ्ट में कराया गया था। ये पेपर वन है जो कि जनरल पेपर होता है। ये सभी बच्चों के लिए समान रूप से इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन डीआई से शुरू हो रहा है। ऊपर इंग्लिश में दिए हुए हैं लेकिन हम लोग हिंदी वाले में से सॉल्व करेंगे। नीचे हिंदी में दिया हुआ है। ये तालिका दी हुई है। अब इसी में से क्वेश्चन नीचे पुट अप होगा जिसको हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल ई में 95% या उससे अंक प्राप्त करने वाले, यहाँ पर उससे अधिक है, मतलब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, इंग्लिश वाले में सही दिया हुआ है। 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या 90 से 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या के बीच कितना अंतर है? तो ये जो अंतर है यह है 110 का। 110 कैसे है चलिए समझते हैं। कह रहा है कि स्कूल ई में 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या और 90 से 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या के बीच कितना अंतर है? तो पहले जो ई में 95 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या है, हम यहाँ पर ऐसे निकाल लेंगे। क्या दिया हुआ है? 24% जो है कि संख्या दी हुई है सारे विद्यार्थियों की प्रतिशत लिखा हुआ है ना, और ऊपर संख्या क्या है? 6000 है। तो 6000 का 24% जब निकालेंगे तो 24 गुणे 6000 बटे 100 कर देंगे। तो ऐसे में 24% की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब सामने रेशियो दिया है, लड़कियों का रेशियो और लड़कों का। तो लड़कियों का और लड़कों का रेशियो है 5:4, मतलब 5:4 में दिया हुआ है। तो इसमें जो लड़कों वाला संख्या है वो तो 4 है, लड़कियों का 5 है, और जब दोनों का टोटल करेंगे 5 और 4 ये 9 हो जाएगा। तो मतलब कि पूरा जो संख्या है वो तो 9 भाग में है, और लड़कों का जो संख्या है वो 4 में है। तो जिनका निकालना है उसे हम बटे में ऊपर कर देंगे, और जो टोटल वाला है उसको नीचे कर देंगे, मतलब 9 को नीचे और 4 को ऊपर कर देंगे। लड़कों का निकालना है तो 4 ऊपर रहेगा, और लड़कियों का निकालना होगा तो 5 ऊपर करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करके इक्वेशन में रख देंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमें 640 मिल जाएगा। ऐसे ही क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला पूछा है कि 90 से 95 के बीच प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या, इसको जब निकालेंगे यहाँ पर तो इसको भी सेम इसी तरीके से इस वाले कॉलम में जाएंगे जो 90 से 95% या उससे अधिक वाले जो बना हुआ है हमारे डीआई में, वहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो 21% दिया हुआ है और टोटल बच्चे हैं 10,000। इसी वाले में ई वाले में यहाँ पर 21% है, टोटल 10,000 बच्चे हैं। तो उनका जब वो संख्या निकालेंगे तो 21/100 कर देंगे, गुणे 1000, 10,000। और फिर क्या कहा है आगे? लड़कों की संख्या। तो यहाँ पर लड़के जो है किस अनुपात में दिए हुए हैं? लड़कियां अनुपाते लड़के 9:5 के अनुपात में दिया हुआ है, यहाँ डाटा में दिख रहा है। तो यहाँ जब लड़कों का निकालना है तो लड़कों वाला 5 है, 5 को ऊपर रख देंगे, और टोटल कितना है? 9 और 5 14 हो जाएगा, बटे में 14 कर देंगे। तो ये आ जाएगी लड़कों की संख्या। तो इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो 750 निकल कर हमें मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों का अंतर पूछा है यहाँ सवाल में, तो ये 750 और 40 का जब अंतर निकालेंगे यहाँ नीचे, दोनों का जब अंतर निकालेंगे तो हमें 110 निकल कर मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है। और फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल बी की 90 से 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या स्कूल डी की 95 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या की लगभग कितने प्रतिशत है? तो ये जो प्रतिशत है यह है 28.57। चलिए समझते हैं कैसे है 28.57। कि स्कूल बी की 90 से 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या स्कूल डी की 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो सेम वैसे ही करेंगे, यहाँ पर लड़कियों का निकालना है तो 90 से 95% के बीच अंक वाले जो लड़कियां हैं उसको निकालेंगे। तो बी में लड़कियों की संख्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे उसका 6% यहाँ पर दिया हुआ है, बी वाले कॉलम में जो है कि 6% दिया हुआ है, और टोटल बच्चे कितने हैं? 10,000। तो 10,000 का 6/100 करेंगे तो हमें संख्या निकल जाएगी टोटल की। अब जब लड़कियों की निकालेंगे तो यहाँ 1:4 में दिया हुआ है, लड़कियों की संख्या तो 1 है, और जो 1:4 है मतलब कि 4 और 1 5 कर देंगे, 5 को नीचे बटे में लिख देंगे। ये 5 मतलब कि टोटल वहाँ बच्चों की संख्या।
1/5 कर देंगे तो ये लड़कियों की संख्या आ जाएगी। जब इस पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 120 हमें निकल कर आ जाएगा। ऐसे स्कूल डी में लड़कियों की संख्या के साथ करेंगे। सेम वैसे ही जैसे बी वाले में इक्वेशन निकाले हैं, वैसे ही डी वाले में निकाल लेंगे। तो हमें जो है कि ये इक्वेशन बनकर आ जाएगा 8 गुणे 6000/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 420 निकल कर मिल जाएगा हमें। अब जब दोनों का प्रतिशत निकालेंगे तो 120/420 कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो कुछ भी आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 28.57% निकल कर आंसर मिल गया। यही जो पूछा था लगभग कितने प्रतिशत है, तो 28.57% है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल है तीसरा नंबर। तीसरे में क्या कहा है कि स्कूल ई और एफ में 95% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या स्कूल बी और ई में 90 से 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो यह है 26% कम। पूछा है कितना कम है, तो ये कम वाला बताना है। टीआईएम का है कि स्कूल ई और एफ में 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या स्कूल बी और ई में 90 से 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले स्कूल ई में 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। वही पहले वाले स्टेप वाला प्रोसेस फॉलो करोगे तो ये निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद एफ वाले में निकालेंगे। एफ वाले में जब निकालेंगे तो हमें 450 निकल कर आ गया। अब स्कूल ई और एफ में कुल लड़कों की जो संख्या है ये 640 और 450, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1090 निकल कर आ जाएगा। अब कहा है कि स्कूल बी में 90 से 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या जो है कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे हम, और इसका वैल्यू जो है 120 निकल कर आ जाएगी। अब स्कूल ई में 90 से 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाली लड़कियों की जो संख्या है उसको निकाल लेंगे। फिर से वही सेम प्रोसेस दोहराएंगे। यहाँ पर 1350 निकल कर आ जाएगा। देखिए प्रोसेस सेम है, बस डाटा बदल रहा है हर जगह। तो डाटा को ध्यान से देखते हुए हम लोग निकालते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो थोड़ा मिस्टेक होने की संभावना रहती है। अब क्या करेंगे कि स्कूल बी और ई में कुल लड़कियों की संख्या हम निकाल लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे 120 और 1350, तो 1470 निकल कर आ गया। अब ये वाला और ये वाला, इन दोनों का अंतर पूछा है हमें। हाँ, कितने प्रतिशत कम है ये पूछा है। तब क्या करेंगे, इन दोनों को हम माइनस करेंगे आपस में, तो हमें 380 का अंतर निकल कर आ गया। अब 380 को 1470 से भाग जब देंगे ये 25.8 निकल कर सामने आ गया है। इससे 25.8 या फिर लगभग 26% हम लोग बोल सकते हैं, जो कि हमारे आंसर में दिया हुआ है। 26 के करीब है ये 25.8, इसलिए 26 हम नियर अबाउट मान ले रहे हैं, जो कि यही हमारा आंसर हो जा रहा है। अगला सवाल है चौथा नंबर। चौथे में क्या कहा है कि स्कूल ए से ई तक सभी स्कूल में 90 से 95 के बीच 90 से 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की औसत संख्या कितनी है। तो यह है 785। है कि स्कूल ए से ई तक सभी स्कूल में 90 से 95 के बीच अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की औसत संख्या कितनी है। औसत संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले ए से ई तक जो 90 से 95% के बीच अंक वाले लड़के हैं इनकी संख्या निकाल लेंगे। जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, ठीक वही प्रोसेस से निकालेंगे। तो इस तरीके से पहले विद्यालय ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, फिर ई में, इसी तरीके से निकालेंगे। फिर जो वैल्यू आएगी इन सबको आपस में जोड़कर 5 से भाग देंगे। 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 विद्यालय है और औसत पूछा है। औसत में क्या करते हैं, सारी संख्याओं को जोड़कर उन संख्याओं के मतलब कितनी संख्या है उससे भाग दे देते हैं। तो यहाँ 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा 785, जो कि हमारा आंसर हो जा रहा है। अगला सवाल है पाँचवा नंबर। पाँचवें में क्या कहा है कि स्कूल सी के 90 से 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या और उसी स्कूल के 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है। तो ये जो अनुपात है यह है 10 और 17 का। 10 और 17 कैसे है, चलिए समझते हैं। इस डीआई में कहा है कि स्कूल सी के 90 से 95% के बीच अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या और उसी स्कूल के 95% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले स्कूल सी में 90 से 95% और 95 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे हम। तो इस तरीके से निकालेंगे, 10 गुणे 1000/100 कर लेंगे, और जो बच्चों की संख्या दी हुई है 3/8 करके, जैसे अभी पिछले वाले में किए थे हम लोग वैसे ही निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पर 17/100 करके
6000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5/8 से गुणा कर देंगे। ये जो है कि हमें जो भी वैल्यू आएगी इसको हम सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा बीच में जो है अनुपात वाला चिन्ह लगाते हुए चलेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अनुपात पूछा है। अब दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर देंगे तो लास्ट में 10/17 निकल कर आ जाएगा। अगला सवाल है छठा नंबर। छठे में क्या कहा है कि जब कोई पिन हमारी उंगली में चुभती है तो हम पिन हटा लेते हैं। इस प्रकार का व्यवहार को कहा जाता है। इस प्रकार के व्यवहार को क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया। इससे रिस्पॉन्स करना बोलते हैं। यह प्रतिवर्ती क्रिया जो है कि सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 7। साथ में क्या कहा है कि दो कथन दिए हुए हैं, बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि समस्या आधारित अधिगम अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है। समस्या आधारित अधिगम अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम है, यह सही है। दूसरा कह रहा है कि निर्देशित खोज अधिगम में विद्यार्थियों को शिक्षक निर्देशित प्रश्नों एवं निर्देशों की सहायता के बिना उनकी समझ निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत हो जा रहा है। मतलब कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 8। यहाँ भी तो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कह रहा है कि गहन अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अधिगमकर्ता केंद्रित विधियों की अपेक्षा शिक्षण की शिक्षण की शिक्षक केंद्रित विधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। तो ऐसा नहीं है, शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि वो जो स्टूडेंट सेंटर होता है, मतलब कोई अधिगमकर्ता केंद्रित, वो ज़्यादा प्रभावी होती है। दूसरा कथन कह रहा है कि व्याख्यान विधि में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या निवारण को प्रोत्साहित करने के लिए अबाध प्रवेश समस्याओं का प्रयोग शामिल होता है। तो यह भी स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट गलत दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो कथन है, ऑप्शन है, कथन एक और दो दोनों ही असत्य हैं। ये वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9। 9 में क्या कहा है कि मिस्टर जॉनसन अपने विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण की संकल्पना को समझाने में उनकी सहायता करने के लिए एक मानचित्र या माइंड मैपिंग मैप बनाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये एप्लीकेशन है माइंड मिस्टर, ये वाला सबसे उपयुक्त होता है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 10वां नंबर। 10 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीडीएच चैनल सामाजिक विज्ञान एक सामाजिक एवं व्यवहार परक विज्ञान से संबंधित है? तो यह है तीसरा वाला चैनल, प्रबोध वाला। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 11 नंबर। 11 में कहा है कि सर्वेक्षण शोध में अमुक्त प्रश्नों के लाभों की पहचान कीजिए। अमुक्त प्रश्न मतलब जो क्लोज टाइप के होते हैं, क्लोज क्वेश्चन। तो वे असमान उत्तरों के उत्पन्न होने की अनुमति देते हैं। ऐसा नहीं है, असामान्य उत्तरों को उत्पन्न होने की अनुमति वहाँ पर नहीं दी जाती। तो पहला वाला गलत हो जा रहा है। तो एक को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ऑटोमेटिक दूसरा वाला निकल कर बाहर आ जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है कि उनके उत्तरों को संसाधित करना सरल है। सी कह रहा है कि वे उत्तरों को रिकॉर्ड करने में परिवर्तनशीलता की संभावना को कम करते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 12 नंबर। 12 में क्या कहा है कि सर्वेक्षण करने के दौरान एक शोधकर्ता प्रश्न पूछते समय उत्तरदाताओं को निम्नलिखित विकल्प देता है। उन विकल्पों की पहचान कीजिए जिनमें अनेकार्थकता पाई जाती है। अनेकार्थकता पाई जाती है, उसकी पहचान करनी है। बहुधा प्रथा ये पाई जाती है। नितांत प्राय, बहुधा प्राय नहीं, ये भी हो जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ए बी सी हमारा सही हो जा रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 13 नंबर। 13 में क्या कहा है कि विषय वस्तु विश्लेषण के लाभों की पहचान कीजिए। इसके लाभ क्या क्या है वो हमें बताना है। पहला कह रहा है कि यह शोध की बहुत पारदर्शी विधि है। तो हाँ, बिल्कुल है। बी कह रहा है कि इसे प्रायः एक अनुकूल दृष्टि से प्रच्छन्न विधि के रूप में प्रयोग के लिए संदर्भित किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है।
तीसरा कह रहा है कि यह एक बहुत सुनम्य विधि है, यह भी ठीक है। तीनों ही यहाँ पर जो लाइनें लिखी हुई हैं वो सही है, मतलब कि चौथा वाला ऑप्शन ABC सही हो जा रहा है हमारा। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 14 नंबर। 14 में क्या कहा है कि जब दो चर इस तरीके से संबंधित हैं कि जब एक चर में वृद्धि होती है तो दूसरे में भी वृद्धि होती है, इससे आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों चर सकारात्मक रूप से संबंधित हैं, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15। दूसरा 15 में क्या कह रहा है कि परिक्षेपण या डिस्पर्सन के मापों की पहचान कीजिए। इसको कैसे कैसे मापा जाता है? परास से, चतुर्थांश विचलन से, माध्य के परितः विचलनों का योग। विचलन का योग नहीं इस्तेमाल करते हैं, मानक विचलन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ABD सही हो जा रहा है। कहाँ दिया है ABD? तीसरे वाले ऑप्शन में दिया है AB और D। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 16 नंबर। 16 में क्या कहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी संदेश को किसी प्रकार के माध्यम से संचरित कराया जाता है तो उसे खाली स्थान संचार के रूप में पहचाना जाता है, तो उसे मध्यस्थ बोलते हैं हम लोग, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है 17 नंबर। 17 नंबर में क्या कहा है कि सदृश मीडिया में विषय वस्तु, इसमें जो होता है गैर रेखीय, रेखीय, संवादात्मक, अनुकूलित, क्या होता है? सादृश्य मीडिया में रेखीय होता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 18 नंबर। 18 में क्या कहा है? पाश्चात्य संचार अवधारणा किससे अभिलक्षित होती है? बहुदिशात्मक, नहीं, ये बहुदिशात्मक नहीं होता, तो ए को हम इलिमिनेट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से। अब उसके बाद बी को देखते हैं। एक दिशात्मक होता है, अर्थांतर भी होता है, संदेश केंद्रितता भी होती है, सुनम अनुक्रमण ये नहीं होता। तो BCD हमें चौथे वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 19 नंबर। 19 में क्या कहा है? पहला कथन कह रहा है कि तकनीकी विकास के कारण संचार जनसंचार बन गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि उपग्रहों और कंप्यूटरों के आगमन के साथ संचार पहले से कहीं अधिक प्रभावी और जटिल बन गया है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है कि ये सही हो जा रहा है। NTA ने इसका पहला वाला उत्तर सही माना है। वैसे यहाँ जो जटिल वाला है इसको मुझे लग रहा था सुगम होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि NTA ने इसका पहला वाला ऑप्शन सही माना है, तो हम लोग भी सही मानते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है 20 नंबर। 20 में क्या कहा है? पहला कथन पर्यावरणीय संचार में प्रकृति का मानवीय प्रस्तुतिकरण शामिल है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि पर्यावरणीय संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केवल मुख्य धारा के परंपरागत मीडिया का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जहाँ पर केवल लिखा रहता है वो उसको ज़्यादातर चांस में गलत मान लेते हैं। ये भी, इसको भी हम गलत ले ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ परंपरागत मीडिया का ही प्रयोग किया जाना ठीक नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि तीसरा वाला ऑप्शन हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 21 नंबर। 21 मैथ से संबंधित है। कहा है कि कुछ पुस्तकें 400 रुपये से 500 रुपये प्रति पुस्तक तक की कीमतों पर खरीदी जाती हैं और 500 से 700 रुपये तक की कीमतों पर उनकी बिक्री की जाती है। 10 पुस्तकों की बिक्री में होने वाला संभव अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये अधिकतम लाभ जो है 3000 रुपये का है। कैसे है आइए समझते हैं। इसमें क्या कहा है कि कुछ किताबें 400 से 500 रुपये प्रति किताब की कीमत पर खरीदी जाती हैं और 500 से 700 रुपये प्रति किताब की कीमत पर बेची जाती हैं। तो 10 पुस्तकें बेचने पर प्राप्त होने वाला अधिकतम संभावित लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ कह रहा है अधिकतम संभावित लाभ, मतलब कम से कम में जो खरीदा जा सकता है उसको ले लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो रुपए में बेचा जा सकता है उस वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों का अंतर निकालेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे कम में यहाँ पर लिखा है 400 में यहाँ पे खरीदा जा सकता है, और सबसे अधिक में बेचा जा सकता है 700 रुपये में, यहाँ बोला है क्वेश्चन में। तो सबसे कम लागत मूल्य क्या हो जाएगा? क्योंकि वो 10 पुस्तकें बेचने की बात कर रहा है,
तो 400 की जब एक किताब खरीदेंगे तो 10 किताबें कितनी की हो जाएगी? 4000 की। अब 4000 की हो गई तो सबसे अधिक जो विक्रय मूल्य होगा वो 700 का है, 700 की एक किताब, तो 10 किताबें कितनी की हो जाएंगी? 7000 की। 4000 और 7000 में कितना अंतर आया? ये आया 3000 का। और यही पूछा है कि अंतर अधिकतम संभावित लाभ कितना होगा? 3000 का अधिकतम संभावित लाभ होगा, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है 22 नंबर। 22 में कहा है कि एक महिला एक आदमी का परिचय देते हुए बताती है, इसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है। उस आदमी का महिला से कैसा संबंध है? तो वो जो महिला है उसकी पत्नी हो जाएगी और वो आदमी जो है उसका पति हो जा रहा है, क्योंकि वो कह रही है कि उसका जो ये महिला है ये आदमी है। कह रहा है कि इसकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो इनके पिता की इकलौती बेटी मतलब ये खुद हो गई, और फिर इनका और इनसे जो संबंध है ये इनकी पत्नी हो गई और ये इनके पति हो गए। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 23 नंबर। यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है और लास्ट में बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें लास्ट में 7 आएगा। कैसे आएगा आइए समझते हैं। ये देखिए डबल सीरीज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक के बाद दो, फिर दो के बाद तीन, फिर तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा। इस तरीके से 7 आया। और दूसरा वाला जो सीरीज बढ़ रहा है तीन के बाद पाँच, मतलब दो का इंक्रीमेंट हो रहा है। तीन दो पाँच, पाँच दो सात, सात दो नौ, नौ दो ग्यारह, ग्यारह दो तेरह, फिर इसके बाद जो संख्या आएगी वो 15 हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जो है कि 7 सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 24 नंबर। यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है। यहाँ पर कोड दिया हुआ है और हमें लास्ट में पूछा है कि पेज और वर्ग में कौन से कोड होंगे। तो इसमें जो होगा 7 और 6 होगा। 7 और 6 कैसे होगा आइए समझते हैं। इसमें एक निश्चित कोड दिया हुआ है, ये सारे कोड हैं। अब पूछ रहा है कि पेज और वर्ग का क्या मतलब है। तो क्या कर ले रहे हैं, सारे नंबर को इसे लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो स्टडी हार्ड मस्ट ये जो भी दिया हुआ है, यहाँ से ये हार्ड वाला और ये हार्ड वाला ये कॉमन हो रहा है, यहाँ पर 5 और ये 5 से, बाकी कुछ नहीं कॉमन हो रहा है। तीसरा वाला भी लिख ले रहे हैं। तो यहाँ से जो वर्क वाला है, वर्क वाला यहाँ से छः कॉमन हो जा रहा है। स्टडी वाला और यहाँ से स्टडी वाला ये सब कॉमन हो जा रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, इसको सब अलग अलग बस चिन्हों से हमने ढक दिया है ताकि पता चले कि हाँ हमने जो वैल्यू रखी है वो थोड़ा सा यूनिक है, बस पहचानने में आसानी हो इसलिए। अब यहाँ से हम देख सकते हैं 7 और 6 को, जो कि पेज और वर्ग के लिए हमें दिखाई दे रहा है। पेज कहाँ है और वर्ग कहाँ है? ये आ गया वर्ग वाला 6 और ये आ गया पेज वाला 7। ये जो कि हमारा आंसर निकल कर आ जा रहा है। अगला सवाल है 25 नंबर। यह भी मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक पुलिसमैन दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है और फिर अपने दाहिने ओर मुड़ता है, और 40 मीटर चलता है वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है, और 10 मीटर चलता है वह अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यह हमें बताना है। वह अपनी प्रारंभिक दूरी से 50 मीटर की दूरी पर है, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। दो 50 मीटर कैसे आइए समझते हैं। इसमें कहा है कि एक पुलिसमैन दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है, तो यहाँ से हम 20 मीटर इसको ले गए, और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। दाहिनी ओर मुड़ा और 40 मीटर यहाँ तक चल पड़ा। वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। जब बाईं ओर मुड़ा तो 10 मीटर चला यहाँ तक। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से इतना दूर है। इसको कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, बाकी जो ये तो हमें पता ही है 40 इधर चला था, यहाँ तक सीधे खींचेंगे, उसके बाद ऐसे ही ऊपर करते हुए लेते चले जाएंगे। एक तरीके से कुछ पाइथागोरस वाले प्रमेय के रूप में निकल कर सामने आ जा रहा है। पाइथागोरस क्या कहता है कि जो इसका विकर्ण होता है ये वाला, इसके स्क्वायर के बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब, इसको आधार। विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये फार्मूला जब लगाएंगे यहाँ पर हमने फार्मूला लगा दिया,
विकर्ण मतलब AD, AD का स्क्वायर बराबर AE लंब का स्क्वायर प्लस DE मतलब आधार का स्क्वायर जब लगा दिए, इनमें से सारी वैल्यू यहाँ पर रख दी है। AD की वैल्यू निकालनी है, AE की वैल्यू दी हुई है 20 + 10 मतलब 30, ये वाला 30 हो गया, और जो DE है ये 40 हो गया। यहाँ से इसकी वैल्यू रख दी है, AD स्क्वायर बराबर 2500 निकल कर आ गया, और जब इसको स्क्वायर को इधर किए तो ये अंडर रूट में आ गया 2500। अब उसके बाद AD की वैल्यू जो है 50 निकल कर हमें मिल गई, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल है 26 नंबर। 26 में क्या कहा है कि यदि कोई भी प्रधानाध्यापक भौतिकवादी नहीं है, कथन को सही माना गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो उसमें से जो तीसरा वाला ऑप्शन है, कुछ प्राध्यापक भौतिकवादी नहीं है, ये स्टेटमेंट को हम सही मान लेंगे। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 27 नंबर। 27 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तार्किक रूप से कोई प्रधानाध्यापक भौतिकवादी नहीं है, कथन के समतुल्य है। तो इसमें जो है कि सभी प्रधानाध्यापक गैर भौतिकवादी हैं, ये इसके समतुल्य हो जा रहा है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 28 नंबर। 28 में क्या कहा है कि प्रतिगिप्ति दी हुई है, इस प्रकार से संबंधित है कि वे दोनों सही नहीं हो सकती, यद्यपि वे दोनों गलत हो सकती हैं। वे दोनों गलत हो सकती हैं। पहला, कोई प्रधानाध्यापक भौतिकवादी नहीं है, कुछ प्रधानाध्यापक भौतिकवादी हैं, सभी प्रधानाध्यापक भौतिकवादी नहीं है, कुछ प्रधानाध्यापक भौतिकवादी नहीं है। तो इसका जो पहला है, पहला और तीसरा मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 एनटीए के हिसाब से सही हो जा रहा है। कोई प्रधानाध्यापक भौतिकवादी नहीं है और सभी प्रधानाध्यापक भौतिकवादी हैं, यह दोनों सही नहीं हो सकती, यद्यपि दोनों गलत हो सकती हैं, ऐसा तरीके का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 29 नंबर। 29 में क्या कहा है कि अपनी यातायात परिवहन की समस्याओं के समाधान हेतु हमें साइकिल के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए और अधिक धन लगाना होगा। ABCD कंपनी लिमिटेड के CEO ऐसा कहते हैं, इसके CEO ऐसा कहते हैं, उपर्युक्त में निम्नलिखित में कौन सा तर्क दोष दिया दिया हुआ है। तो यह दिया हुआ है अनुपयुक्त प्राधिकार का आग्रह, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 30 नंबर। 30 में क्या कहा है, कहा है कि भारतीय शास्त्रीय न्याय तर्क मत के अनुसार निम्नलिखित कथन में कौन सा तर्क दोष किया गया है। आकाश गुलाब सुगंधित है क्योंकि यह पृथ्वी के गुलाब के समान एक गुलाब है, यह है आश्रय सिद्धि दोष, जो कि चौथे नंबर पे दिया हुआ है। चौथा वाला ऑप्शन हमारा आश्रय सिद्धि दोष सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 31 नंबर। 31 में दिया हुआ है कि कौन सा युग्म गलत है। एक तरफ वो कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। पहले लिखा है LED। LED का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड, ये सही दिया हुआ है। दूसरा है CRT कैथोड रे ट्यूब, ये भी सही दिया हुआ है। LCD लिक्विड कंट्रोल डिस्प्ले, कंट्रोल डिस्प्ले नहीं क्रिस्टल डिस्प्ले होता है यहाँ पर, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये सही वाला हो जाएगा, और ये यहाँ पर कंट्रोल दिया है तो गलत हो जाएगा। और चौथा वाला वीडियो वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये सही दिया हुआ है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही रूप से नहीं लिखा हुआ है, तो पूछा कौन सा युग्म गलत है, तीसरा वाला ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब तीसरा वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 32। 32 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि से व्यवसाय व्यवसाय सकारात्मक ग्राहक संबंध निर्मित करने के लिए ICT का प्रयोग करते हैं। तो यह है लक्षित विपणन अभियान बनाकर, जो कि दूसरे वाले में दिया हुआ है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 33 नंबर। ये ICT से संबंधित सवाल है। इसमें हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है 25, और इसको बाइनरी में चेंज करने के बाद पूछ रहा है ये सही है या नहीं।
और दूसरा कथन है डेसिमल में, दूसरा फिर उसको चेंज किया है हेक्साडेसिमल में, और ये पूछ रहा है सही है कि नहीं। तो इसका जो दो पहला वाला है कथन एक और दो दोनों ही सत्य हैं। कैसे सत्य हैं चलिए समझ। कथन में दिया हुआ है कि 25 के होल पावर हेक्साडेसिमल में 25 लिखा हुआ है, तो पूछ रहा है कि ये जो बाइनरी नंबर है ये सही है या नहीं है। चलिए टेस्ट करते हैं इसको। इसके लिए एक बाइनरी टेबल आता है हेक्साडेसिमल से इसको चेंज करने के लिए। तो उसकी जो वैल्यू आती है, इसमें जो शुरू के 4 डिजिट हैं उसकी वैल्यू 2 है, और जो लास्ट के 4 डिजिट है उसकी वैल्यू 5 है। जब हम डायरेक्ट वो टेबल से निकाल कर यहाँ पर रखेंगे तो डायरेक्ट ही 25 निकल कर हमें मिल गया हेक्साडेसिमल में, जो कि सत्य हो गया है। पहला वाला स्टेटमेंट अपने आप सही हो जा रहा है टेबल से देखने पर ही। दूसरा वाला कथन जो है ये बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, इसको हेक्साडेसिमल में पूछा है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पहले इसको जो संख्या है हम इसको डेसिमल में पहले निकाल लेंगे। ये वाला प्रोसेस तो सब जानते होंगे, इस प्रोसेस से हम लोग निकाल लेंगे इसको डेसिमल में। जब डेसिमल में 27 आ गया तो 27 को हम 16 से भाग देंगे, और जब भाग देंगे तो उसके बाद हमें हेक्साडेसिमल में वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जब हमने भाग दिया तो 16 का नाम 16 और वहाँ से बचा 11, तो 11 ऊपर आ गया यहाँ पे और एक नीचे रह गया। जब इसको उल्टे क्रम में लिखे हमने तो 11 को जो है कि जो डेसिमल नंबर है इसको जब हम उसमें लिखते हैं हेक्साडेसिमल में तो 11 को बी लिखते हैं, जैसे 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, ऐसा ही करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर 11 आया है तो 11 को हम बी लिख दे रहे हैं, और एक को एक ही रहने दे रहे हैं, तो 11 11 को बी, 1 को 1 ही रहने दिए, तो ये 1 भी हेक्साडेसिमल में आ गया, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो हमारा ये दूसरा वाला कथन जो है ये भी सत्य हो जा रहा है। अगला सवाल है 34 नंबर। 34 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से केवल तीसरा वाला सही है, बाकी ऊपर के दोनों गलत दिए हुए हैं। स्पाईवेयर मालवेयर का एक उदाहरण है, बाकी ये जो उपयोगिता सॉफ्टवेयर फर्मवेयर का एक उदाहरण है ये गलत है। बायो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, ये भी गलत दिया हुआ है। तीसरा वाला सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 में क्या कहा है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में निर्देशित एवं अनिर्देशित मीडिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला बोला है कि निर्देशित मीडिया संचरण अनिर्देशित मीडिया संचरण की तुलना में उच्च डाटा स्पीड का अनुसमर्थन करता है। तो हाँ बिल्कुल करता है। दूसरा कह रहा है कि निर्देशित मीडिया में अनिर्देशित मीडिया की तुलना में कम हस्तक्षेप है। हाँ यहाँ भी सही बोल रहा है, कम हस्तक्षेप यहाँ पर होता है। सी कह रहा है कि अनिर्देशित मीडिया संचरण निर्देशित मीडिया संचरण की तुलना में अधिक सुरक्षित है। नहीं, तो ये अधिक सुरक्षित तो नहीं है, बाकी स्टेटमेंट ठीक है, तो ये इसकी वजह से कट जा रहा है, तो ए और बी सही हो जा रहा है। पहला ऑप्शन में ए बी सही दिया हुआ है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 36 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि जल की कठोरता के विषय में कौन से कथन सत्य हैं। जल की कठोरता के संबंध में, तो यह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के आयनों के कारण होती है। हाँ होती है, और यह दो तरह की होती है, एक स्थायी होती है और एक अस्थायी होती है, तो ये भी ठीक है। तीसरा कह रहा है जल की स्थायी कठोरता जल को गर्म कर आसानी से दूर की जा सकती है। स्थायी कठोरता जल गर्म करके आसानी से नहीं दूर की जाती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। इसी को हम एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा निकल कर बाहर आ गया, मतलब कि यह गर्म जल पाइप प्रणाली में पनपी पैदा हो जाती है। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 37 में क्या कहा कि CBOD का पूरा रूप क्या है। तो CBOD होता है कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कार्बोनेसिस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 38 नंबर। 38 में क्या कहा है कि दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कह रहा है कि RSPM वैसे निलंबित कणकीय पदार्थ हैं जिनका वायुगतिकीय डायमीटर 10 माइक्रोन से अधिक होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि सूक्ष्म कण वैसे SPM होते हैं जिनका वायुगतिकीय डायमीटर 2.5 माइक्रोन से कम होता है। तो इसका दूसरा वाला कथन सही है, पहला वाला कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर
चौथा वाला ऑप्शन जो है कि कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है, सही हो जा रहा है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 39 नंबर। 39 में क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल के नकारात्मक विकिरण प्रणोदक अथवा शीतलन के लिए उत्तरदायी है। तो यह है समताप मंडलीय ओजोन, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 40 नंबर। 40 में कहा है कि पहला कथन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता है जो लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन तथा खपत को विनियमित करता है। दूसरा कथन कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए अभिकल्पित एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यहाँ दोनों ही कथन सही दिए हुए हैं, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन कथन एक और दो दोनों सत्य हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 41 नंबर। 41 में कहा है कि प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे थॉमस रैले। थॉमस रैले कहाँ है, चौथे वाले ऑप्शन में। तो चौथा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है, थॉमस रैले। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 42 नंबर। 42 में कहा है कि भारत में ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी, वही ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हुई थी। एंटी ने इसका चौथा वाला ऑप्शन सही माना है। चौथे में क्या कहा है कि सी डी फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, जो कि ये 1800 में स्थापित हुआ था। दूसरा है सेरमपुर कॉलेज। सेरमपुर कॉलेज जो है 1818 में आया था। इस समय भी ईस्ट इंडिया कंपनी की ही शासनकाल चल रहा था। और ये लास्ट वाला क्या है, पूना संस्कृति कॉलेज पुणे, जो कि 1821 में आया था। 1821 में। तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 43 में क्या कह रहा है कि एक तरफ समिति या आयोग का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके अध्यक्ष का नाम दिया हुआ है। पहला है वैज्ञानिक जनशक्ति समिति, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संबंधी समिति, फिर विश्वविद्यालय के लिए मानक अधिनियम संबंधी समिति 1961, फिर लास्ट में है संस्कृति आयोग। इन सभी के अध्यक्ष कौन है। एंटी ने इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही माना है। इसमें क्या कहा है कि वैज्ञानिक जनशक्ति समिति 1947, इसके अध्यक्ष जो थे वो भटनागर जी थे, एस भटनागर। और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष जो थे के एल श्रीमाली। और ये विश्वविद्यालय के लिए मानक अधिनियम संबंधी समिति 1961 के अध्यक्ष ये थे डी एस कोठारी। और लास्ट में है संस्कृत आयोग, इसके अध्यक्ष जो थे सुनीत कुमार चटर्जी। तो यहाँ हमारा दूसरा ऑप्शन एनटी के हिसाब से सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 44 नंबर। 44 में क्या कहा है कि दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कह रहा है कि प्राचीन श्रीधन्य कटक विश्वविद्यालय यमुना नदी के किनारे पर स्थित था। यमुना किनारे के नदी पर स्थित नहीं था, ये गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि सिद्ध नागार्जुन के काल में श्रीधन्य कटक को ब्राह्मणवादी और बौद्ध शिक्षा दोनों की पीठों के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। तो हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब मतलब स्टेटमेंट है। तो दूसरा वाला जो यहाँ है मतलब चौथा वाला कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है, सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 45 नंबर। 45 में कह रहा है कि देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक तकनीकी तथा जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए 1948 में किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा के पुनर्गठन के उद्देश्य से विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी। तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि दूसरे वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन शुरू हो जा रहा है। ये ऊपर इंग्लिश में दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, फिर नीचे हिंदी में दिया हुआ है। ये रहा गद्यांश और इसी के आधार पे हमें नीचे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 46 नंबर में क्या कहा है, पिछले कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगला सवाल है 47 में कहा है कि बाघों की संख्या में वृद्धि का परिणाम होगा। तो क्या परिणाम होगा, बाघ निकटवर्ती
खेतों एवं गाँवों के लिए खतरा बन जाएंगे। इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 48 कह रहा है कि कटु सत्य निम्नलिखित में किसको संदर्भित करता है। तो कटु सत्य जो है मानव एवं बाघों के परस्पर विरोधी आवश्यकताओं को संदर्भित करता है, जो कि तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला सवाल है 49 नंबर। लेखक के अनुसार शताब्दी के आगामी चतुर्थांश में प्रोजेक्ट टाइगर का निम्नलिखित कौन सा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो यह है बाघ की वर्तमान संख्या को संरक्षित करना। तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि लेखक के अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर की 75वीं वर्षगांठ पर निम्नलिखित में से क्या क्या उद्देश्य नहीं होने चाहिए। इसमें से केवल गुणवत्ता के बजाय संख्या पर केंद्रित करना यह नहीं होना चाहिए। बाकी सारे ही ऑप्शन इसके ठीक है। पूछा कौन सा नहीं होना चाहिए, चौथा वाला नहीं होना चाहिए, डी वाला। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जा रहा है। अब हमारा पेपर 1 यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है। अब मिलते हैं नए वीडियो में नए पीवाईक्यू के साथ।